नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सरजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छी तरह से आप सभी की परीक्षा की तैयारी चल रही होगी। एग्ज़ाम डेट आने के बाद आप सभी में एक नया जोश भी आ गया होगा। शायद यूँ कहें कि इस बार बिना किसी लापरवाही के 1% अफसोस के बिना अब आप सभी को अपनी तैयारी लेकर चलनी है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद फिर हमारे मन में ये नहीं रह जाना चाहिए कि इस विषय को लेकर थोड़ा और प्रैक्टिस कर ली होती, थोड़ा और रिविज़न कर लिया होता तो शायद हो गया होता। उत्तर प्रदेश सरकार है, जब वैकेंसी होती है तो शायद हम तैयारी में पीछे रह जाते हैं, या फिर जब हमारी तैयारी होती है तो वैकेंसी में देरी होती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मौका भी है, अवसर भी है, और आप सभी की तैयारी के लिए यहाँ पर मैम भी हैं जो आपकी सभी की 100% तैयारी कराने वाली हैं। बस कहते हैं ना कि असली मेहनत आप सबकी ही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को, आज की क्लास को। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी के एक एक टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमारा आज का जो सेशन है, यानी कि आज का जो वीडियो है, उसमें हम हिंदी के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अगला टॉपिक यानी कि अब तक हम वर्णमाला पढ़ चुके हैं और संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो हो जाता है संज्ञा, क्रिया, है ना। क्रिया यानी कि यूँ कहे वर्ब, जिसको आप अंग्रेजी में अब तक वर्ब के नाम से जानते रहे हैं, है ना। अब क्या होती है ये वर्ब, या फिर क्रिया किसे कहते हैं? हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों के आंसर आ गए हों, या फिर वो स्टूडेंट्स, वो साथी जो पिछले वीडियो या फिर हर वीडियो में मैम के साथ बने रहते होंगे, है ना, उन सभी को परिभाषा समझ आ गई होगी, क्योंकि पिछला वीडियो खत्म होने के बाद ही मैंने आपको परिभाषा थोड़ी सी रिवाइज कराई थी। ठीक है जी। तो बात की जाए क्रिया की, होता क्या है क्रिया, किसे कहते हैं क्रिया, तो बात की जाए जैसे कि हम, यानी कि मैम अभी आपको बोलकर पढ़ा रही हैं, तो क्या ये बोलना क्रिया है? रास्ते में आप चलते हैं, दौड़ते हैं, खाना पीना, मतलब ये सब कुछ क्या क्रिया है? और अगर है तो कौन सी क्रिया है? जिस प्रकार हमने ये पढ़ा कि संज्ञा और सर्वनाम एक विकारी शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, तो क्या उसी प्रकार क्रिया भी एक तरह का विकारी शब्द है या फिर नहीं है? और अगर है तो क्यों है? क्या क्रिया में भी लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है? तो आइए जानते हैं इन सभी बातों को। क्रिया से संबंधित कोई भी डाउट अब आपका नहीं रहने वाला है इस टॉपिक से संबंधित। शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की, आज की क्लास की। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम अपना प्रीवियस रिवीजन करें, क्योंकि बिना रिवीजन के मुझे लगता है क्लास अधूरी रहती है। मतलब मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि आखिर आप सबकी तैयारी कितनी बेहतर चल रही है। ठीक है, तो आज का रिवीजन पिछले टॉपिक सर्वनाम से करते हैं, लेकिन कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आप जितनी भी क्लासेस लेंगे हिंदी की, हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर मिलेगा। बस मैं हर क्लास में कोशिश करती हूँ कि आपको दो तीन क्वेश्चन तो ऐसे दिए जाएं जो शायद बिल्कुल अलग हों, जो टॉपिक से हटके हों, है ना। ठीक है, चलिए तो बात की जाए सर्वनाम। अब मैं ये नहीं पूछूंगी कि ये विकारी शब्द है या अविकारी, अब तक आप सभी को रट गया होगा। ठीक है, कि संज्ञा और सर्वनाम ये विकारी शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। बात आती है सर्वनाम की, तो कुल भेदों की संख्या कितनी हो जाती है बताइए फटाफट से। कुल भेदों की बात करें तो पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, यानी कि सर्वनाम के कुल भेदों की संख्या हो जाती है 6। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। द वर्ड दैट यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है जी, यही तो कहते हैं आप। जबकि सर्वनाम शब्दों की संख्या, यहाँ पर सर्वनाम के भेद हो जाते हैं 6, लेकिन अगर सर्वनाम शब्दों की संख्या आपसे पूछी जाए, है ना, सर्वनाम शब्दों की संख्या, तो वो कितनी होती है? इन दोनों प्रश्नों में कंफ्यूज मत होना, क्या पता एग्जामिनर ऑप्शन में आपको 6 और 11 दोनों आंसर दे दे। इसलिए मैं बार बार एक बात आपसे जरूर कहना चाहती हूँ कि प्रश्न को बेटा बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सर्वनाम के भेद होते हैं 6 और सर्वनाम शब्दों की संख्या होती है कुल 11। कौन कौन से सर्वनाम शब्द होते हैं ये आपको पिछली क्लास में बताया है। अगर जानना चाहते हो तो चलिए एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं कि मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या।
ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये कुल हो जाते हैं 11 सर्वनाम शब्द। इतनी बात में तो कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होगी आप सबको। हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। सर्वनाम के भेदों की संख्या होती है 6, सर्वनाम शब्द होते हैं कुल 11। लेकिन अगर प्रश्न में बदलाव करके आपसे ये पूछा जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के, तो याद रखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं 3 भेद, जिसमें उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, जिसमें कहते हैं जिसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, यानी कि जब वक्ता अपनी बात करे तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जब वक्ता श्रोता की बात करे तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और जब वक्ता और श्रोता मिलकर किसी अन्य की बात करते हैं तो वो हो जाता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। एक एक पॉइंट बहुत अच्छी तरह से आपको वीडियो में बताया गया है, लेक्चर आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर एक छोटा सा पॉइंट आपसे और पूछा जाए कि जो सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, ये सारे शब्द सर्वनाम के कौन से भेद के उदाहरण हैं, है ना, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, तो इन शब्दों में हमें सामान्य सी बात है कि ये पॉइंट ऐसे होते हैं। हिंदी में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, लेकिन हाँ जितनी करनी है वो सॉलिड होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाता है, जैसा वैसा, जैसी वैसी, ये सारे के सारे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं, क्योंकि एक दूसरे में संबंध स्थापित करते हैं। क्लियर? प्रश्नवाचक में आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं कि प्रश्न चिन्ह की बात हो रही होती है, प्रश्नवाचक शब्दों की बात हो रही होती है। निश्चयवाचक में 4 शब्द बताया था आपको कि निश्चयवाचक में 4 शब्द याद रखने हैं आपको, कौन कौन से, यह, वह, ये और वे। जबकि अनिश्चयवाचक में सिर्फ और सिर्फ 2 शब्द आपको याद रखने हैं, कोई और कुछ। ठीक है, कोई और कुछ। निजवाचक में जब भी वक्ता स्वयं के लिए बात करे तो कुछ ऐसे शब्द जैसे कि स्वयं, खुद से, स्वतः, अपने आप, ऐसे शब्द अगर आपको कहीं पर भी देखने को मिलते हैं तो वो सभी हो जाते हैं किसके, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण। तो सर्वनाम से संबंधित कोई भी डाउट आप सबके मन में नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो था हमारा पुराना रिवीजन। लेकिन क्लास जब हमने शुरू करी थी, हमारा सिलेबस जब डिस्कशन हुआ था, उसमें हर क्लास में मैंने आपको कुछ एडिशनल बातें बताई हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि संविधान में 14 बोलियां हैं, है ना, 14 भाषाएं हैं, जिसमें बाद में 8 और जोड़ी गई, और 8वीं अनुसूची के अनुसार हमारे संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो 14 और 8 ये जुड़कर कितनी हो गई, 22। लेकिन ये 8 बाद में कौन कौन सी जोड़ी गई, तो मैंने आपको संविधान संशोधन भी बताया था, और कौन से वर्ष में वो संविधान संशोधन हुआ, कौन सी भाषा जोड़ी गई, ठीक है, वो हो जाता है आपका वर्ष। ठीक है, और जो जिनके दिमाग में ये चल रहा हो कि मैम क्या इतना कठिन, क्या इतना डीपली पूछा जाएगा, भैया अपनी तैयारी आप 100% करके जाइए। पूछा कैसा जाएगा, प्रश्न पत्र कैसा आएगा, वो सारी की सारी चिंताएं आप एग्जामिनर के ऊपर छोड़ दो, लेकिन आपकी तैयारी 100% होनी चाहिए। ठीक है, चाहे प्रश्न आसान आए या फिर कठिन आए। तो 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में, है ना, एक भाषा को जोड़ा गया और वो थी सिंधी। फिर उसके बाद 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कौन कौन सी, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। और 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये पॉइंट यहाँ पर जरूर छोटा सा है, लेकिन एक्सप्लेन करके विस्तार के साथ आपको बताया है मैंने। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले बात आती है, अगर कालक्रम की हम बात करें, सबसे पहले कौन सा कालक्रम हो जाता है, ये सिर्फ रिवीजन है, मैंने आपको बताया है पिछले वीडियोस में। ठीक है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, जिसको हम आबरा और बीडीसीपी के नाम से जानते हैं, है ना। और उसके बाद आधुनिक काल के भी 4 भाग हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग। ठीक है, तो यही कुछ एडिशनल पॉइंट है जो आपको हर वीडियो में मिलने वाले हैं, बस फोकस रखना चाहिए आपको क्लास में। ठीक है, यानी कि 100% आपका कॉन्सेंट्रेट, आपकी एकाग्रता होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जिसका नाम हो जाता है क्रिया। क्या कार्य ही क्रिया है या फिर कुछ अलग है, बताइए मुझे। क्या कार्य ही क्रिया है, या फिर क्या ये क्रिया वही है जिसको आप अब तक पढ़ते आए हैं, या फिर अब बात आती है जब एग्जामिनर की यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो क्या कुछ और पूछा जाएगा, क्या कुछ अलग पूछा जा सकता है। ठीक है, तो
चलना फिरना, यानी कि सुबह जागने से लेकर रात में सोने तक हमारी दिन भर की जितनी भी क्रियाकलाप होती है वो सब कुछ वर्ब के अंदर ही आती है, यानी कि सब कुछ क्रिया ही कहलाता है। ठीक है, खाना पीना, हंसना खेलना, नाचना गाना, रोना बोलना, चलना दौड़ना, उछलना कूदना, सब कुछ क्रिया, सब कुछ क्रिया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था संज्ञा पढ़ाते समय कि जितना भी कुछ हम ब्रह्मांड में देख पा रहे हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, या फिर वो कोई स्थान हो, है ना, अगर उसका नाम है, और नाम तो हर व्यक्ति का है, हर वस्तु का है, हर स्थान का अलग अलग है, तो इसका मतलब वो क्या है, संज्ञा है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर हम सुबह जागने से लेकर रात में सोने तक जितना भी कुछ कार्य करते हैं वो सब कुछ क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। इतनी बात में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन ये तो रही बात आपके समझने के लिए। अब अगर एग्जामिनर आपको परिभाषा देकर पूछना चाहेगा तो फिर वो परिभाषा क्या हो सकती है? सबसे पहले मेरा पॉइंट ये रहता है कि आपको आपके दिमाग में परिभाषा क्लियर हो जाए, और फिर वहाँ आपको ना कोई परिभाषा लिखनी है, ना ही आपको कॉपियाँ भरनी है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ लिखे हुए आंसर को आपको पहचानना है, जिसके लिए आपकी नींव मजबूत होनी ज़रूरी है ना। रटी रटाई परिभाषा ज़रूरी नहीं कि मैंने यहाँ पर 2 लाइन की परिभाषा लिखा दी और बिल्कुल शब्द मिलते हुए वही पूछ लिया जाएगा। परिभाषा में, भाषा में, शब्दों में बदलाव भी किया जा सकता है। तो उस बदलाव को आप समझ के उत्तर सही कैसे दे सकते हैं, जबकि आप, है ना, उस चीज़ से भली भांति, उस टॉपिक से भली भांति परिचित हो। ठीक है, क्लियर। तो हमें इतना तो समझ में आ गया है कि जो भी कार्य हैं हमारे, चाहे वो सुबह जागने से लेकर रात में सोने तक, बोलना दौड़ना चलना फिरना खाना नाचना गाना, सब कुछ क्रिया कहलाती है। लेकिन हाँ, हर क्रिया का, हर कार्य का रूप अलग अलग होता है, जिसको उसके भेद के अनुसार अलग अलग बांटा गया है। कौन कौन से भेद है उनकी भी चर्चा करेंगे। फटाफट से मुझे ये बताइए कि भाई जो भी नए स्टूडेंट्स, नए साथी इस चैनल पर जुड़े हैं, उन्होंने अब चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया है या नहीं, ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन और सोनाली मैम की क्लास आप तक पहुँच पाए। ठीक है, और जो भी बच्चे सारे वीडियोस को देखते आ रहे हैं, क्लास को फटाफट से, सेशन को एक बार जल्दी से लाइक कर देंगे। बताइए भाई, क्लियर है? चलिए, तो अगर हम एक लाइन में परिभाषा समझते जाएं तो हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, करना या होना पाया जाए, क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, क्रिया यानी कि वर्ब कहते हैं। ठीक, ये तो पॉइंट क्लियर है, और हो सकता है ये परिभाषा आपने अब तक एकेडमिक में पढ़ी भी होगी, है ना। ठीक है, अब बात आती है उदाहरण की। वही उदाहरण जो मैंने आपको अब तक बताए कि खाना पीना, हंसना खेलना, नाचना गाना, रोना दौड़ना चलना टहलना, सब कुछ तो क्रिया है। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है? तो सामान्य उदाहरण की अगर हम बात करें, खाना, चलना, दौड़ना, कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। हर वो कार्य क्रिया में ही आता है जो कि आप अपने सुबह जागने से लेकर रात में सोने तक, यानी कि जागना और सोना भी क्रिया का ही एक रूप है। ठीक है, हंसना आदि आदि आदि। क्लियर। अब यहाँ पर एक पॉइंट फिर से याद रखिएगा कि जिस प्रकार संज्ञा और सर्वनाम एक तरह के विकारी शब्द हैं, वैसे तो मैं आपको ये पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार संज्ञा और सर्वनाम एक तरह के विकारी शब्द हैं, उसी प्रकार क्रिया भी एक तरह का विकारी शब्द है। क्यों विकारी है? क्योंकि जिस प्रकार संज्ञा और सर्वनाम में लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, उसी प्रकार क्रिया में भी लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए क्रिया को भी हम एक तरह का विकारी शब्द कहते हैं। बताइए भाई, पहली स्लाइड में इतनी बात में किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी है? कुछ ऐसा जो नया लग रहा हो, बताइए बताइए जल्दी से। परफेक्ट, ठीक है जी। तो
यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले पॉइंट पर, यानी कि क्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं, परिभाषा क्या है, सामान्य उदाहरण क्या है, ये तो हमने समझ लिया। अब जो अगला पॉइंट यानी कि जो दूसरा मुद्दा आता है वो होता है क्रिया के भेद। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक लेंदी है, ठीक है, थोड़ी सी बात समझने वाली है, इसलिए ध्यान से समझते हुए चलिएगा। क्रिया के भेद, क्रिया के भेद ना सिर्फ यहाँ पर भेद होते हैं बल्कि अलग अलग तरह से बांटा गया है। यानी कि भेदों के साथ साथ क्रिया के मुख्य भेदों की संख्या अलग है, क्रिया के मुख्य भेदों की संख्या अलग है, ठीक है, और क्रिया के अन्य भेदों की संख्या अलग है। क्रिया के अन्य भेदों की संख्या अलग है। मतलब क्या हमें दोनों पढ़ने पड़ेंगे मैम? क्या दोनों इंपॉर्टेंट हैं? जी हाँ, ज़्यादा महत्वपूर्ण दोनों ही है, इसलिए किसी को भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। वैसे मैं तो कहूँगी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, आप ये कभी सोचे ही मत करो। हाँ, ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम ज़्यादा बार रिवाइज करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम ज़्यादा बार प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जो टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है ना, या जो कम बार पूछा गया है, ज़रूरी नहीं है ना कि इस बार भी वो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो मुझे तो लगता है हमारा सिलेबस में जो भी है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब मेरी स्ट्रेटजी मुझे ऐसा जो लगता है। वो अलग बात है कि जो क्वेश्चन या जो टॉपिक ज़्यादा बार या हर बार पूछा गया है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। क्रिया के अन्य भेदों की संख्या की बात की जाए, बताइए भाई, जिनको आंसर पता हुआ करें फटाफट से बता भी दिया करिए बिना मैम के पूछे हुए, ठीक है। चलिए, तो बात की जाए क्रिया के मुख्य भेदों की, तो इनकी संख्या होती है 2, जबकि क्रिया के अन्य भेदों की संख्या होती है 6। क्या दोनों अलग अलग ही पूछे जाएंगे, अलग अलग ही याद करने पड़ेंगे? बिल्कुल, है ना। वैसे मेरे सेशन में मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपको कुछ भी रटना ना पड़े, याद ना करना पड़े, लेकिन क्लास में उसके लिए आपकी एकाग्रता होनी चाहिए, ठीक। क्रिया के मुख्य भेदों की संख्या होती है 2, जबकि अन्य भेदों की संख्या होती है 6। अब यहाँ पर हमारा जो अगला पॉइंट है, क्रिया के मुख्य भेदों को समझना कि कौन कौन से 2 मुख्य भेद होते हैं। क्रिया के मुख्य भेद, चाहे वो संज्ञा के कुल मुख्य भेद हो 3, चाहे वो संज्ञा के कुल भेदों की संख्या हो 5, चाहे वो सर्वनाम के भेद हो 6, सर्वनाम शब्दों की संख्या 11, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 3, ठीक है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, अयोगवाह 2, ठीक है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25, ठीक है। वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो कुछ भी पूछा जाए सब कुछ आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए, और ये तब हो सकता है जब आप अपना रिवीजन निरंतरता से करते हैं और क्लास में मैम के साथ हर दिन जुड़ते हैं, ठीक है। क्रिया के मुख्य भेदों की संख्या, अभी अभी हमने पढ़ा कि मुख्य भेदों की संख्या होती है 2। तो कौन कौन से मुख्य भेद होते हैं? जिसमें कि पहला भेद कौन सा होता है? पहला हो जाता है हमारी अकर्मक क्रिया। मैंने जैसे आपको पहले बताया था ना कि क्रम जरूरी नहीं है, ठीक है, अकर्मक क्रिया। और दूसरा भेद हो जाता है सकर्मक क्रिया। तो आप पहले सकर्मक और बाद में भी अकर्मक लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बस हुबहू रटना है। रटने वाला कोई फंडा नहीं है, कोई रूल नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए सब कुछ। क्लियर है? बताइए भाई, इतनी बात में कोई डाउट? अच्छा, एक क्वेश्चन और ना पूछा गया है कई बार, बता देती हूँ यहीं पे। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और कई बार पूछा भी गया है। ध्यान दीजिएगा कि एक प्रश्न सीधा सीधा आपसे ये पूछा जाता है, क्रिया के, और इसको नोट पॉइंट में आप डबल स्टार कर लेना, ठीक है। क्रिया के मूल रूप को, यानी कि क्रिया का जो मूल रूप है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? और ऑप्शंस होते हैं, ये प्रश्न पूछा भी गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये प्रश्न आपको मिलेगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? जिसको भी आंसर पता हो बताइए, अन्यथा लास्ट में जब ये वीडियो एंड होगा तो मैम आपको ज़रूर बताएंगी, ठीक है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? बताइए भाई, जिनको भी आंसर, गूगल मत कर लेना, ठीक है, बताइए आंसर जिनको भी पता हो। चलिए, तो बात की जाए अकर्मक क्रिया की। अकर्मक, अब यहाँ पर सामान्यता अगर हम थोड़ा सा, मैंने कहा ना कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें प्रश्न का जवाब उसके ऑप्शंस में ही छुपा होता है या प्रश्न में ही छुपा होता है। कर्म, अ का मतलब बिना, किसके बिना? कर्म के बिना
यानी कि ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म विद्यमान ना हो, वो कहलाती है अकर्मक क्रिया। अब मैम हमें कैसे पता चलेगा? मान लो आप में से वो बच्चे भी हों जो अब तक क्रिया के टॉपिक में कंफ्यूज, जरूरी नहीं है कि सबके सारे विषय स्ट्रांग हो। अगर ऐसा हो जाए तो भाई हर बंदा एक बार में सिलेक्शन ना ले ले, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि आपका हर विषय स्ट्रांग हो या आपका हर विषय का हर टॉपिक स्ट्रांग हो सकता है किसी को बहुत अच्छी हिंदी आती हो लेकिन क्रिया और विशेषण दो टॉपिक बड़े कन्फ्यूजन होते हो, है ना? तो ऐसा होता है। तो ध्यान रखिए कि अकर्मक यानी कि जिसमें कर्म विद्यमान ना हो। अब ठीक है मैम, परिभाषा तो हम रट लेंगे कि वो शब्द जिनमें कर्म विद्यमान ना हो अकर्मक क्रिया कहलाती है, लेकिन कॉमन सेंस के लिए हम खुद से कैसे समझेंगे कि दिया सीधे सीधे वहाँ पर हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम परिभाषा को रिवाइज करें फिर परिभाषा से सोचें, हमें डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है? तो अकर्मक का मतलब वे क्रियाएं जिनमें कर्म विद्यमान ना हो। सामान्यतः हम कैसे समझेंगे? अब जैसे आपको बहुत सारे एक शब्द याद रखिए, ऑब्जेक्ट, ठीक है? एक शब्द यहाँ पर आपको याद रखना है और वो है ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है मैम? ऑब्जेक्ट जैसे कि उदाहरण के तौर पर बहुत ध्यान से समझिएगा, मैम अभी यहाँ पर बोर्ड पर लिख रही हैं, है ना? मैं अभी यहाँ पर बोर्ड पर लिख रही हूँ और लिखने के लिए मुझे इस बोर्ड की भी ज़रूरत पड़ रही है, वरना भाई कहाँ पर लिखूंगी? कैसे समझ आएगा आप लोगों को? इस स्टाइलस यानी कि इस पेन की भी ज़रूरत पड़ रही है, और अगर ये ना हो तो भला लिखना कैसे संभव होगा, है ना? ठीक, तो कहने का मतलब कि वो क्रियाएं या वो शब्द या वो उदाहरण जिनमें किसी बाहरी वस्तु या फिर यूं कहें कि हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है ना, वो कहलाते हैं सकर्मक। और वो क्रियाएं जिनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, वो कहलाते हैं अकर्मक। अब कैसे पता चलेगा मैम? भाई अब मैम यहाँ पर लिख रही है, इसका मतलब मैम को किसी बाहरी, इस ऑब्जेक्ट से आप बाहरी वस्तु को समझेंगे, है ना? इस ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई भी बाहरी वस्तु, ठीक है? तो जिसमें भी किसी वो शब्द वो क्रियाएं जिनमें किसी बाहरी वस्तु की जरूरत ना पड़े वो कहलाती हैं अकर्मक क्रियाएं, और जिनमें बाहरी वस्तु की जरूरत पड़ती है वो कहलाती हैं सकर्मक क्रियाएं। ठीक, उदाहरण के तौर पर और समझाती हूँ। जैसे बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं। अब बच्चे खेलते हैं तो खेलना तो अकर्मक हो जाता है, लेकिन फुटबॉल से खेलते हैं, कर्म विद्यमान है, कर्म दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। ठीक, पिताजी अखबार पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं? हमें सामने उत्तर दिया हुआ है कि अखबार पढ़ रहे हैं, तो जब भी हमें क्या का आंसर मिल जाए, बाहरी वस्तु दिखाई दे जाए किसी भी वाक्य में किसी भी शब्द में, तो वो होती है सकर्मक क्रिया। और जिसमें बाहरी वस्तु नहीं होती है, जैसे मैं अभी यहाँ पर बोल रही हूँ, अब बोलने के लिए किसी बाहरी वस्तु की जरूरत है, तो आप सब कहेंगे हाँ मैम माइक तो लगा रखा है आपने, तो अगर मैम माइक हटा दें तो क्या मैम बोल नहीं पाएंगी, है ना? क्या भाई बोलना है, वो तो माइक इसलिए लगाया है ताकि आवाज़ लाउड हो, आप लोगों को सुनाई दे, ठीक है? लेकिन ऐसा तो नहीं है कि माइक हटाने के बाद मैम बोल ही नहीं पाएंगी। ठीक, तो बोलना जो है इसमें किसी बाहरी वस्तु की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मैं बिल्कुल जीरो से समझाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे कि आप एक बार टॉपिक पढ़ें और फिर दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? तो बोलना एक तरह की क्या हो जाती है? अकर्मक क्रिया, किसी बाहरी वस्तु की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी यहाँ पर चल रही हूँ, टहल रही हूँ, जिसके लिए किसी बाहरी वस्तु की ज़रूरत है ना? वो अलग बात है, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं डंडे का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन अभी यहाँ पर किसी भी बाहरी वस्तु की जरूरत नहीं है सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो, है ना? तो चलना भी एक तरह की क्या है? अकर्मक क्रिया। इसी प्रकार आपके जो भी भाव होते हैं, जैसे कि रोना, रोने के लिए जरूरी नहीं कि एक बड़ा सा तौलिया हो जिसमें हम अपने आंसू पोंछ सकें तभी हम रो पाएंगे, है ना? ठीक है, तो कहने का मतलब हर वो वस्तु, हर वो क्रिया जिसमें किसी बाहरी वस्तु की यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, वो कहलाती हैं अकर्मक क्रियाएं। जिसमें किसी बाहरी वस्तु की जरूरत पड़ती है वो कहलाती है सकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्रिया के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, बोलना, चलना, दौड़ना, टहलना, नाचना। नाचने के लिए गाना होना चाहिए मैम, कैसे अकर्मक होगा ये? भैया नाचना है, आप अपने मन से गुनगुना के भी नाच सकते हैं, है ना? या फिर आप गाने से भी गुनगुना कर नाच सकते हैं। किसी बाहरी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं जब डीजे लगेगा तभी नाचेंगे, है ना? तो डीजे तो भाई तब बजेगा जब आप सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है? तो नाचना, दौड़ना, चलना, टहलना, उड़ना, गाना, ये सभी अकर्मक क्रियाओं के ही उदाहरण हैं। मुझे लगता है मैं इतनी बात समझाने में सक्षम हो पाई हूँ आप सभी को, और अगर समझ में आया है तो मुझे फटाफट से एक बार थंब शेयर कर दीजिए, जो भी बच्चे सेशन देख रहे हैं, जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, ठीक है? बताइए भाई, परिभाषा मैंने इसीलिए पहले नहीं लिखी है, पहले आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए, दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि अच्छा अब तो हम शब्द को देखते ही लगा देंगे कि ये अकर्मक है या सकर्मक।
तभी तो हमारा परिभाषा लिखने का कुछ अर्थ या कुछ मतलब है। अन्यथा मैं आपको यहाँ पर बस रट्टू तोता बना दूं और परिभाषा लिखा दूं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। भले ही आप एक बार नहीं, आप 10 वीडियो से परिभाषा देख कर लिख लें, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप खुद से नहीं समझ पा रहे हैं तो। ठीक है, बताइए भाई, बताइए बताइए। तो सामान्य सी परिभाषा की जब बात आती है तो हम क्या कह सकते हैं कि जिन क्रियाओं में कार्य का फल कर्ता, बताइए भाई, जो मैंने सामान्य उदाहरण बताए हैं वो तो आप सबको समझ में आए हैं ना? कमेंट जरूर किया करिए, इंतजार रहता है आप सबके कमेंट का, ठीक है? बिल्कुल, कर्ता में ही रहता है कार्य का फल, कर्ता में ही रहता है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्रिया के टॉपिक में कुछ है तो वो उदाहरण। क्रिया के टॉपिक से परिभाषाएं जो है वो कम पूछी जाती हैं, बल्कि उदाहरण सबसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, है ना? तो मैं तो कहूँगी आप अपनी परिभाषा को भी स्ट्रांग रखो और उदाहरण को भी, क्योंकि एग्जामिनर के मूड का कोई भरोसा तो है नहीं, क्या पता किसी पैटर्न में परिभाषा ज़्यादा पूछ ली या किसी शब्द में उदाहरण ज़्यादा पूछ लिए। ठीक है, तो हमें 100% प्रिपेयर होके जाना है। अब अभी अभी तो बताया आपको कि हर वो क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस क्रॉस का मतलब नहीं है, और ये ऑब्जेक्ट ये सिर्फ समझाने के लिए है आपको, है ना? ये इसको एक ट्रिक पॉइंट समझ सकते हो या फिर एक नोट पॉइंट समझ सकते हो, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए है। ऑब्जेक्ट यानी कि बाहरी वस्तु, तो जिसमें किसी बाहरी वस्तु की ऐसी क्रियाएं जिनमें किसी बाहरी वस्तु की ज़रूरत ना पड़े वो कहलाती है अकर्मक क्रिया। जैसे कि बात की जाए चलना, दौड़ना। ये मत कहना मैम चलने के लिए स्लीपर भी तो चाहिए, जूते भी तो चाहिए, है ना? क्यों, बिना स्लीपर के चल नहीं सकते क्या? चल सकते हैं, है ना? ठीक है, चलना, दौड़ना, नाचना, टहलना, गाना, रोना, हंसना, यहाँ तक कि जागना और सोना भी। जागना, सोना, ठीक है, उछलना, कूदना, ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। अब मैं आपसे कहूँ खाना, ये कैसी क्रिया है? बताओ, अकर्मक है या सकर्मक है? देखते हूँ किसका आंसर सबसे पहले आता है। अगर मैं आपसे कहूँ खाना, ये कैसी क्रिया है? अकर्मक है या सकर्मक है? अब मैंने उदाहरण दिया खाना, यानी कि खाने के लिए कुछ तो होगा ना जिसको खा रहे होंगे आप, चाहे वो अंकल चिप्स हो या फिर दाल रोटी, ठीक है, या फिर वो आपके प्यारे नूडल्स हो या फिर वो पिज़्ज़ा, कुछ तो ऐसा होगा जो आप खा रहे होंगे, जिसका मतलब ऑब्जेक्ट हमें मिला है, और ऑब्जेक्ट जिसमें भी मिलता है वो कहलाती है सकर्मक क्रिया, ना कि अकर्मक। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। जिन क्रियाओं में कार्य का फल कर्ता में ही रहता है वो कहलाती हैं अकर्मक क्रियाएं, और उदाहरण के लिए मैंने आपको समझने के लिए ये पॉइंट बताया है। चलना, दौड़ना, टहलना, नाचना, गाना, रोना, हंसना, सोना, जागना, ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। ना तो सोने के लिए ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की, ना जागने के लिए। ठीक है, चिंता होती है तो नींद अपने आप खुल जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप इस टाइम जल्दी उठ जाते हैं, सुबह सुबह अपनी क्लास के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने शेड्यूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्लियर है जी? बताइए, इतनी बात में किसी को कोई डाउट, समस्या तो नहीं है? समझ में आ गए हैं सारे पॉइंट्स? ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए आते हैं अपने दूसरे भेद की तरफ। क्रिया के मुख्य भेद का जो दूसरा उदाहरण है जो हो जाता है सकर्मक क्रिया। मैं फिर से आपसे बोल रही हूँ कि बेटा क्रम ज़रूरी नहीं है, आप पहले सकर्मक और बाद में अकर्मक भी लिख सकते हैं। ठीक है, सकर्मक क्रियाएं।
तो वे क्रियाएं जिनमें कार्य का फल कर्ता पर ही रहता है वो कहलाती है अकर्मक क्रियाएं। लेकिन वे क्रियाएं जिनमें कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है ना, कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, वो कहलाती है सकर्मक क्रियाएं। अब बस जो अभी हमने पढ़ा उसी का बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उल्टा, यानी कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत जिसमें नहीं पड़ती है, ऑब्जेक्ट मतलब बाहरी वस्तु की ज़रूरत जिसमें नहीं पड़ती है, वो कहलाती हैं अकर्मक क्रियाएं, और जिसमें पड़ती है वो कहलाती हैं सकर्मक क्रियाएं। ठीक है, परिभाषा के तौर पर वे क्रियाएं जिनमें कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया पॉइंट? अब ये परिभाषा सिर्फ आपके समझने के लिए है। बेहतर रहेगा और आपके लिए बहुत आसान रहेगा अगर आप इस पॉइंट से अपने उदाहरण को समझ पाएंगे। बिल्कुल वैसा ही जिसमें बाहरी वस्तु की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो सभी क्रियाएं कहलाती हैं सकर्मक क्रियाएं। उदाहरण आप सभी को अब तक समझ में आ गए होंगे, तो जैसे जैसे उदाहरण समझ में आ गए हैं फटाफट से कमेंट में अपने अपने अलग अलग उदाहरण बताइए, बिना दूसरे के आंसर्स को कॉपी पेस्ट किए बिना। ठीक है, बताइए जल्दी से। तो खाना कुछ तो होगा जिसको खा रहे होंगे। अब मैम अभी यहाँ पर बोर्ड पर लिख रही हैं, तो लिखने के लिए पेन की ज़रूरत है, बोर्ड की ज़रूरत है। अगर आप लिख रहे हैं तो आपको भी पेन की ज़रूरत पड़ेगी, कॉपी, डायरी, कुछ भी कागज़, है ना, ज़रूरत पड़ेगी। तो लिखना भी एक तरह की सकर्मक क्रिया है, पकाना भी एक तरह की सकर्मक क्रिया है। ठीक है, इसके साथ ही बनाना कुछ तो होगा जिसको बनाया जा रहा होगा। ठीक है, चाहे वो लकड़ी के खिलौने हो या प्लास्टिक के, तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत तो पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो खाना, लिखना, पकाना, बनाना, ये सभी क्या कहलाती हैं? सकर्मक क्रिया की ही उदाहरण है। बताइए बताइए। लेकिन कई बार जब उदाहरण वाक्य में दिया जाता है तो थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आदि। क्लियर है? अब अगर हम उदाहरण देखें वाक्य से, तो एक साइड हम लिखते हैं अकर्मक, बस इसमें इतना ही था, मुख्य भेदों में दो, अकर्मक और सकर्मक। लेकिन अगर यही उदाहरण आपसे वाक्य से पूछे जाते हैं तो क्या होगा, किस तरह से आप आंसर करेंगे? अरे बड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन गई भाई। ठीक है, अब अकर्मक में जैसे बच्चे खेलते हैं, ठीक है, रिया दौड़ती है। वाक्य आपको वाक्य के भी माध्यम से दिया जा सकता है या फिर सीधा सीधा शब्द भी दिया जा सकता है। कैसे भी हो आपका आंसर सही होना चाहिए, इसलिए मैं उदाहरण आपको दोनों तरह से बताकर चल रही हूँ। ठीक है, रिया दौड़ती है, रमन अब सो गया। और ऐसे ही उदाहरण दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा बताइए दिए गए वाक्य में अकर्मक क्रिया है या सकर्मक, दोनों है या इनमें से कोई नहीं, या क्रिया के मुख्य रूप का कौन सा भेद है। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदी के क्वेश्चन को करने में जरा भी टाइम मत लगाइएगा। समझ में आ रहा है? पिताजी टहलते हैं, टहलते हैं। बच्चा रो रहा है।
क्लियर। नेक्स्ट, अब यही अगर कुछ बदलाव करके सकर्मक में आपसे उदाहरण पूछे जाएं तो बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं, फुटबॉल से खेलते हैं। अब आप सामान्य सी बात है कि समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और वो है फुटबॉल, ठीक है, क्योंकि खेलना अगर होता तो वो खेल रहे हैं, क्या पता ऐसे ही खेल रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है, इसका मतलब ये क्या है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण, ठीक है। माता जी खाना बनाती हैं। अब खाना बनाने के लिए तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, है ना, ये तो आप जानते ही होंगे आप सभी। नेक्स्ट हो सकता है पिताजी अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। हम सब पत्र लिखते हैं, हम सब पत्र लिखते हैं। वैसे तो लिखना भी अगर होता कि हम सब लिखते हैं तो भी सकर्मक क्रिया होती, लेकिन आपको साधारणतः दिया गया है पत्र, तो फिर तो गलती से भी अकर्मक नहीं करना है, ठीक है। हम सब पत्र लिखते हैं, ठीक है। मोनिका स्वेटर बुन रही है, स्वेटर बुनती है, और बुनना सिलना ये सभी कैसी होती हैं, सकर्मक क्रियाएं ही होती हैं, ध्यान रखिएगा। स्वेटर बुनती है, बुनती है, क्लियर। तो चलना, दौड़ना, टहलना, नाचना, गाना, रोना, हंसना, जागना, सोना, उठना, बैठना, ये सभी अकर्मक क्रियाएं होती हैं, क्योंकि इनमें किसी भी बाहरी वस्तु की यानी कि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। कार्य का फल कर्ता को छोड़कर किस पर पड़ता है, बताइए बताइए, कार्य का फल कर्ता पर ही पड़ता है, और जिसमें कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वो कहलाती हैं सकर्मक क्रियाएं, जैसे कि सिलना, बुनना, बनाना, है ना, पढ़ना, लिखना, कुछ तो होगा ना जिसको आप पढ़ रहे होंगे, पढ़ना, लिखना, ये सभी क्या कहलाती हैं, सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो मुझे लगता है इतनी बात समझाने में मैं सक्षम हुई होंगी, समझ में आया होगा ये सारे के सारे पॉइंट्स। बताइए, अगर एक बार जल्दी से थंब शेयर करिए अगर यहाँ तक के सारे के सारे पॉइंट्स आप सभी को क्लियर हो गए हों तो, ठीक है। अब आते हैं अगले मुद्दे की बात पर, यानी कि क्रिया के अन्य भेद, क्रिया के अन्य भेद। जिनकी संख्या तो हमने देखी ही कि क्रिया के अन्य भेदों की संख्या होती है 6, ठीक है। लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि आखिर अन्य भेदों की संख्या 6 होती है तो वो कौन कौन से 6 भेद होते हैं। पहला, दूसरा, जिन्हें भी आंसर पता हो वो बताते जाइएगा, चौथा, पांचवा और छठा भेद। कौन कौन से 6 भेद होते हैं, तो फिर से वही कह रही हूँ कि क्रम जरूरी नहीं है, ठीक है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, बस आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। लिख सकते हैं हम पहले संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। दूसरा भेद हो जाता है, मुख्य भेदों में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 याद रखने हैं, संख्या भी पूछी जा सकती है और भेद भी, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, और अगला और अंतिम भेद हो जाता है सहायक क्रिया। हाँ हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, वही सहायक क्रिया जिसको आप अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है, सहायक क्रिया, क्लियर। तो ये तो थी नाम की चर्चा। अब आपका अगला काम ये है कि ये 6 के 6 नाम आपकी फिंगर टिप पे होने चाहिए, यानी कि आपको याद होने चाहिए। बताइए भाई, कोई डाउट, समस्या, प्रॉब्लम?
क्लियर हुए हैं सारे पॉइंट्स? जी हाँ, अगर आपसे मुख्य पूछा जाएगा तो मुख्य जरूर लिखा हुआ आएगा, अगर आपसे अन्य भेदों की संख्या पूछी जाएगी तो अन्य जरूर लिखा जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपसे क्रिया पूछा जाए कि क्रिया के भेद कितने हैं, और अगर ऐसा हुआ भी, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, और अगर ऐसा हुआ भी तो आपको ऑप्शन में 1 2 3 4 ही दिया जाएगा। ठीक है, मतलब फिर उनमें से ही मिलते जुलते कुछ होंगे तो आप 2 लगा सकते हैं। ठीक है, और 2 नहीं दिया जाएगा तो फिर आपको 6 दिया जाएगा। ठीक है, वैसे तो अलग अलग ही दिया जाता है आपसे मुख्य भेद और अन्य भेद। एक बार रिवाइज करते हैं कि अब तक हमने कितने पॉइंट्स देखे, क्या क्या देखा भाई। तो सबसे पहला था हमारा पॉइंट रिवीजन का, 21 में संविधान संशोधन के तहत, है ना, 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर उसके बाद 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। फिर 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये तो हमारा एक एडिशनल पॉइंट था। ठीक है, कालक्रम की चर्चा करें तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल होते हैं, और आधुनिक काल को भी 4 खंडों में बांटा गया है, जिसको हम बीडीसीपी के नाम से जानते हैं, यानी कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग। ठीक है, पिछला रिवीजन था हमारा सर्वनाम का। सर्वनाम के कुल भेदों की संख्या होती है 6, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जबकि सर्वनाम शब्दों की संख्या होती है कुल 11। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये कुल 11 सर्वनाम शब्द हो जाते हैं। ठीक है जी, जबकि पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 भेद, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है जी, क्लियर? कोई डाउट, समस्या, परेशानी? तो ये तो हमारा क्विक रिवीजन था। नेक्स्ट हमने देखा क्रिया क्या होती है। जिन शब्दों से किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाता है या करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं, यानी कि वर्ब कहते हैं। खाना, पीना, चलना फिरना, नाचना, गाना, रोना, दौड़ना, हंसना, जागना, सोना, सब कुछ क्रिया है। यानी कि सुबह से लेकर रात तक हमारे जो भी कार्य होते हैं सब कुछ क्रिया कहलाता है। क्रिया के मुख्य भेदों की बात करें तो 2 होते हैं। क्रिया भी एक तरह का विकारी शब्द है, जबकि अन्य भेदों की चर्चा करें तो अन्य भेद होते हैं 6। अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, उदाहरण वाक्य क्या हो पूछे जा सकते हैं। साथ ही अन्य भेदों की संख्या होती है 6। सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, ये कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आप सभी को क्लियर हुई होगी और सारे के सारे पॉइंट समझ में भी आए होंगे। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आया भी है या नहीं? तो वो आप सभी के लाइक्स और कॉमेंट से। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, मैम आपसे जुड़ सके और आप मैम से। ठीक है, ताकि जो भी वीडियोस हैं वो आगे मैं और इम्प्रूव करके और अच्छी तरह से ला सकूं कि हाँ भाई बच्चों को सब सारे सेशन समझ में आ रहे हैं। तो इसके लिए आपके लाइक्स और कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फटाफट से जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है सेशन को जरूर लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम इन सारे 6 के 6 भेदों को करेंगे कंप्लीट। ठीक है, जिसमें एक एक पॉइंट आपको उतनी ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा जितना कि अब तक आया है। तो आज का सेशन यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपने घर वालों का। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।